बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करनी है जिनके बारे में मैं बड़े अरसे से सोच भी रही हूँ। और हम अक्सर सोचते हैं कि हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ तो रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम रुक गए, या कदम आगे बढ़ाने के बजाय हमने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी पॉजिटिव चीज़ों को, कुछ हमारे ऐसे नेगेटिव अमल होते हैं जो हमारे पॉजिटिव अमल को मार देते हैं या किल कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक लिस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद अगर आपके अंदर भी ये आदत हैं या ऐसी चीज़ें हैं तो आप उनको एडजस्ट या मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, जो हम सब रियलाइज़ भी करते हैं, कि हम आज करने वाली चीज़ कल पे डाल देते हैं या फ़ौरन करने वाली चीज़ को आगे पुश कर देते हैं और वो आगे पुश होती रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लेज़ीनेस होती है, बेसिकली जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं, यानी कि बंदा ज़रा ढीला पड़ जाता है कि अच्छा यार कर लेंगे, हो जाएगा, कल हो जाएगा, खैर है। स्टूडेंट्स को देखो तो अगर कहेंगे बेटा पढ़ाई कर लेंगे ना, अभी तो पेपर 4 दिन बाद हैं, और फिर जब पेपर सर पे होता है तो वो बच्चा टेंशन में आ जाता है, एंग्जाइटी में आ जाता है। सुस्ती आपको आराम तो देती है, लेकिन आपको आपकी मंजिल से बहुत दूर कर देती है। सो याद रखिएगा कि जब हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो हम अपनी एम्बिशन को या जो हमारे गोल्स होते हैं उनको पीछे धक्का देते चले जाते हैं और इवेंचुअली उनको मार देते हैं। सुस्ती जो है उससे हमने थोड़ी सी जान छुड़ानी है। मुझे पता है आजकल के ज़माने में इंसान इतना थका हुआ होता है, इतना एग्जॉस्टेड होता है, हज़ार और मामला चल रहे होते हैं, सुस्ती तो आ ही जाती है, लेकिन उस सुस्ती को हमने पीछे पुश करना है। एक बात। दूसरी बात, गुस्सा जो है वो हमारी विजडम को या हमारी अक्लमंदी को मार देता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब गुस्सा चढ़ता है और वो जो कहते हैं ना प्रॉपर इंसान का मीटर आउट होता है, तो इंसान का दिमाग जो है वो ज़ीरो हो जाता है, दिमाग मर जाता है एक तरह से। आपके सोचने की, समझने की सलाहियत ज़ीरो हो जाती है। क्यों कहा जाता है कि जब गुस्सा चढ़े तो इंसान को ठंडा पानी पीना चाहिए, अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, लेटे हुए हैं तो उठ के कहीं दूर चले जाएं, मतलब अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करें, जगह तब्दील कर लें ताकि आपका माइंड नॉर्मलाइज हो जाए। सो याद रखिएगा कि गुस्सा जो है वो आपको कई दफ़ा बुरे फ़ैसले करने पे और गलत चीज़ें करने पे माइल कर देता है, और फिर वो आपके जो अक्लमंदी होती है और आपकी ज़िंदगी के जो अच्छे डिसीजंस होते हैं उनको बर्बाद कर देता है। तीसरा, डर जो है वो ख्वाब मार देता है। ये तो हम जानते ही हैं। इस खौफ में कि अगर हमने ये किया तो ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, ये सारी चीज़ें जब हम सोच रहे होते हैं तो हम अपने ख्वाब पूरे करने से दूर होते चले जाते हैं। क्या मैं ये कर पाऊँगा? अगर मैंने ये किया और मैं फ़ेल हो गई या हो गया तो क्या होगा? देखिए, कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए बिज़नेस नहीं शुरू करते जबकि उनके पास पूरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि अगर हमने इस काम को किया तो हमें अगर नुकसान हो गया या हमें लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, कामयाब लोग तो वही होते हैं जो ज़िंदगी में सही डिसीजंस सही टाइम पे लेते हैं और अपने खौफ को या अपने फियर को या अपने डर को पीछे कर देते हैं। थोड़ा सा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को निडर होना पड़ता है। चौथी बात, ईगो, अना, ये हमें बढ़ने से रोकती है, ये हमारी ग्रोथ को मार देती है। जब हम अपनी अना, मैं को ले आते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम यानी कि मिल के साथ चलने वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। और ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर इंसान ग्रो करना चाहता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो अकेले इंसान की जर्नी नहीं होती। उस ग्रोथ में हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे आसपास के लोग जो हैं, एक बहुत अहम हिस्सा अदा करते हैं। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपका सीखने का अमल रुक जाता है। और ये चीज़ हमारे में क्यों आती है? क्योंकि हमारी एक ईगो प्रॉब्लम बन जाती है, अना का इशू बन जाता है। सो
ईगो आपको एक सर्टन लेवल पे पहुंचने से रोकती है, अपनी अना को। अब मैं ये नहीं कह रही कि अपनी इज्जत को या सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे करें, लेकिन बेतुकी चीज़ों के ऊपर इशू बनाना अपने आप को भी नुकसान देने वाली बात है और अपनी कामयाबी के रास्ते में खुद इंसान खड़ा हो जाता है। 5वां पॉइंट, जेलसी, यानी कि जब इंसान सड़ता है, हसद करता है या दूसरे इंसान को देख देख के सोचता है कि यार ये इसके पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप उस चीज़ में फंस जाते हैं कि दूसरे की चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, और जो आप अपने एफर्ट्स कर रहे होते हैं वो आप करने छोड़ देते हैं। अब अगर मैं ये सोचती रहूँ कि यार फ़लाँ एंकर जो है वो मेरे से ज़्यादा कमाती है और उसको लोग ज़्यादा जानते हैं, कोई मेल एंकर या फीमेल एंकर, तो ये अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती है। हर इंसान अपनी कैपेसिटी में अपने एफर्ट्स कर रहा है। किसी इंसान की तनख्वाह अगर 10 रुपये है तो किसी की 100 है, किसी की 200 है, किसी की 1000 है। अब अगर 50 वाला बंदा या 100 वाला बंदा 2000 वाले या 1000 वाले बंदे को देख के सड़ता रहेगा और इसी चीज़ में घूमता रहेगा कि यार उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप अपनी ग्रोथ को ही रोक देते हैं। वही जो हमने शुरू में बात की। सो जेलस होना, हसद करना, किसी और को देख के ये महसूस करना कि यार ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा या ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये अपने साथ इंसान को नहीं करना चाहिए। हमें पॉजिटिवली बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में भी, और दूसरों को भी पॉजिटिवली अपने साथ लेके चलना चाहिए। देखिए, दूसरों की खुशी को देख के अपने सुकून को बर्बाद करना अपनी ही ज़ात को नुकसान पहुंचाना है। किसी को देख के, उनकी कामयाबी को देख के रश करना, यानी कि उनसे सड़ना नहीं है, उनसे आपने हसद नहीं करना, रश करना यानी कि काश मेरे पास भी ये होता, और उसके लिए एफर्ट्स करना एक बड़ा पॉजिटिव अमल है। बट जैसे ही आप हसद के मामले में पड़ जाते हैं, कीना करते हैं, तो व्यूअर्स ऑनेस्टली आपकी कामयाबी क्या, अगला इंसान को भी आप डिस्टर्ब करते हैं और अपने आप को भी ख़राब करते हैं। और मज़े की बात बताऊं, अगला इंसान तो अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चलता चला जाता है, आप रुक जाते हैं। सो जेलस नहीं होना। हाँ, दूसरे को देख के ये सोचें कि मैंने भी ये गोल सेट करना है और उस गोल को पूरा करने के लिए सारे एफर्ट्स करें, बट दूसरे को देख के अपने रास्ते में खड़े हो जाना ज़्यादती है। और छठी बात, जो लास्ट बात है, डाउट किल्स कॉन्फिडेंस। एक्चुअली इन 5 पॉइंट्स में जो मेन चीज़ है, पता नहीं मैं ये कर सकूँगी कि नहीं, ये डाउट जो है ना, ये अपने ऊपर जब हम इंसान अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। अगर हम खुद पे नहीं भरोसा करेंगे तो व्यूअर सोचने वाली बात है, अगर हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया वाले हम पे क्यों भरोसा करेंगे। देखिए, हर नया काम करने से पहले इंसान डरा हुआ होता है, नर्वस होता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप कामयाब हो ही जाते हैं। और अगर एक दफ़ा नहीं होते, बंदा फिर एफर्ट करता है, फिर एफर्ट करता है, इवेंचुअली बंदा कामयाब हो ही जाता है। देखिए, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। मेहनत हमने करनी है, ये शर्त है, और पॉजिटिवली करनी है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के आगे चलना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने आप को कामयाब करने के लिए आपने पूरे एफर्ट्स करने हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने कामयाब होना है तो आपने पॉजिटिवली चलना है और अपने अंदर डाउट्स को पैदा नहीं होने देना। क्योंकि हमेशा मैंने लोगों को अपने ऊपर डाउट करते हुए अपने इरादों को कमज़ोर करते हुए देखा है। और अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो इंसान, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे क्यों ये फ़ील करेंगे कि आपका ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं ख़वातीन को अक्सर कहती हूँ, सारे घर का ख्याल रखती हैं, सबके लिए एफ़र्ट्स करती हैं, लेकिन आपके लिए कौन एफ़र्ट करता है, आपके लिए कौन चीज़ें करता है? कोई नहीं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये तो ठीक है, ये तो कर ही रही है। सो अल्टीमेटली डाउट अपनी ज़िंदगी से निकालें, कॉन्फिडेंस अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ, पॉजिटिवली आगे बढ़ें, और सुस्ती, गुस्सा, डर, अना, हसद, अपने ऊपर शक कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ों को साइडलाइन करें और अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बना के आगे लेके चलें। आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजेगा। सो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्यारी सी, आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है, बड़ा प्यारा हेयर स्टाइल भी बनाया हुआ है। शेफ़ अनम शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो अनम, आज तो बड़ा ही कोई मज़े का हेयर स्टाइल बनाया आपने, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। इट्स सूटिंग यू। थैंक यू। होता ना कि हम नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं तो कभी नहीं भी सूट करते, बट इट लुक्स रियली नाइस। थैंक यू। इतना सा मुँह लग रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है।
1000 दफा कहा है कि अपने वही वाली बात, अपने ऊपर ही कमेंट्स पास करके शुक्र है क्या अल्लाह मियां ने वही प्यारी वाली शक्ल आपकी बनाई है तो प्यारी लग रही है ना। हाँ, अभी आपने ये वाला पॉइंट रेज और खुद ही अपने ऊपर डाउट किया। एग्जैक्टली पर मुझे आपने जो आज के जितने भी पॉइंट्स रेज किए हैं ना, वो बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से जो है ना वो एसोसिएट है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर हम इस जगह पे स्टक हैं। देखो सुस्ती का एग्जाम्पल देती जी। हूँ। काम पे आना है, नौकरी है, वहां पे तो चलो हम नहीं सुस्ती करते, अपने आप को चिपेड़े चिपुड़े मार के काम पे पहुंचा ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नई चीज करनी होती है तो इंसान में एक सुस्ती आ जाती है, और वो सुस्ती सिर्फ सुस्ती नहीं होती, अपने अंदर डाउट भी होता है। अच्छा, उसके साथ साथ खौफ भी होता है, अना भी आ जाती है कि यार ये मैंने किया और आगे से ना हुआ तो कितनी बेइज्जती होगी, तो यार नहीं रहने ही दो। और ये सारी चीजें, जेलसी के यार अगले को इतनी कामयाबी मिली है, उसके तो अम्मा अब्बा ने उसको पैसे दिए थे काम शुरू करने के, तो मैं मेरे पास तो है नहीं, तो मैं, ये सारी चीजें मिल के आपको कामयाब होने से रोकती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये एक चीज हो तो मसला पड़ता है। तो मैं तो बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ ना जिनमें सेल्फ डाउट भी है, जो सड़ते भी हैं लोगों से, जिनमें अना इतनी ज्यादा है, खौफ, गुस्सा और ऊपर से मतलब सुस्ती। तो ये सारी चीजें मिक्स करके तो इंसान की बर्बादी का फॉर्मूला बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं ना, तो वही आपकी वाली बात है कि आप ताज़ ज़िंदगी अगले बंदे से हसद करते रहोगे, और वही वाली आपकी बात है कि वो आगे निकलता रहेगा। मतलब देखें, आप किसी से हसद कर रहे हैं, वो क्यों बॉदर करेगा? आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप इन सारी चीज़ों को जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये जेलसी, ये ईगो, ये जो ख़ास तौर पर मुझे लगता है ये जो जेलसी और ईगो है ना, ये आपकी ज़िंदगियों को तबाह कर देती है। और अनम देखो, हर बंदा अपनी ज़ात पे फोकस करे। बिल्कुल। मुझे याद है मैंने जब शुरू में काम करना शुरू किया और जब मैंने पीटीवी ज्वाइन किया, आप ऑब्वियसली देखिए इट्स अ स्टेट चैनल। पीटीवी पे आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में जो आपको पे किया जाता है, आपको उस तरह से सेम पैसे नहीं मिलते, बट बहुत सी और चीज़ें आपको बड़ी पॉजिटिव मिल जाती है। मुझे याद है शुरू में जब मैंने काम किया तो 2-3 प्राइवेट सेक्टर की कॉलीग्स ने फ़ोन करके, यार तुम तो सुने इतने ले रही हो, तो फलां तो इतने ले रही है और फलां बंदा जो है वो इतने ले रहा है। तो मैंने कहा वो अपने हिस्से का ले रहे हैं, मैं अपने हिस्से का ले रही हूँ। बिल्कुल सही। ऐसे भी तो लोग हैं जिनसे मैं कई गुना ज़्यादा कमाती हूँ। और बात यह कि हम हमेशा ऊपर देख रहे होते हैं कि यार उसने इतना, ये तो जो इतना ले रहा है उससे भी तो कोई ज़्यादा ले रहा होगा ना। बिल्कुल। अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें तो आपकी तो कमर ही टूट जाए टेंशन के मारे। बिल्कुल। आप तो काम ही नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। मतलब वो लोग वहाँ पे एक एपिसोड के इतने कमा लेते हैं जिसमें वो पूरा अपना साल गुजार लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए हर बंदे की मामलात फ़र्क है। मुझे याद है कि एक सीरीज, अब उस ज़माने में, अब तो अगर वो हो रहा होता तो पता नहीं कितने ले रहे होते पर एपिसोड। फ्रेंड्स याद है, एक अंग्रेजी का प्रोग्राम होता था। बिल्कुल। फ्रेंड्स में आपको पता है कि पर एपिसोड जो भी एक्टर थे वो 6 के 6 $1 मिलियन पर एपिसोड लेते थे। 4 एपिसोड महीने के, $4 मिलियन वो हर महीने कमाते थे। तो कहाँ पे बात चली जाती है? 80 की कंपेयर करेंगे उतना। बिल्कुल ऐसे। और तो आप मेरा पॉइंट समझ रही हैं? बिल्कुल। सो कंपैरिजन पे पढ़ेंगे तो फिर तो हम तो सारी जिंदगी रोते पिटते रहेंगे। जुगन आप ही, मुझे लगता है कि इंसान जो है ना अपनी किस्मत से ज़्यादा नहीं ले सकता। आप चाहे जितना मर्जी भी, मतलब कि वो कहते हैं ना किसी को पुल डाउन करना। दुआएं किस्मतें बदलती हैं, और उसके साथ साथ मेहनत। देखिए आपका रब आपको देख रहा है और वो देख रहा है कि आप मेहनत करी जा रहे हैं। होता ये है कि हम बेयर मिनिमम करते हैं नौकरियों पे भी। प्लीज़, मतलब आप, बहुत से लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन क्या आप अपनी नौकरी और अपने काम पे 100% एफर्ट देते हैं? क्या 100% जान मारते हैं? बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम गुजरता है इंसान का किसी भी नौकरी पे तो इंसान ज़रा लेजी हो जाता है। खैर है यार, इट्स ओके, तनख्वाह तो मिल रही है, उस रोजी रोटी को हलाल भी तो करना है। बिल्कुल। और मैंने कामयाब हमेशा अनम उन्हीं लोगों को देखा है जो अगर उनसे इतने की उम्मीद रखी गई है काम पे तो वो इतना करते हैं। बिल्कुल। वो इतना करते हैं, देखने वाले कहते हैं कि यार इतना सा इनसे उम्मीद थी, इतना कर रहे हैं, इनको कोई बड़ी चीज़ दो। और इस तरह आपकी एक वो इम्पोर्टेंस बन जाती है। Exactly. और जब आपकी वो इम्पोर्टेंस बन जाती है और लोगों को लगता है कि यार इस बंदे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। फैमिलीज में देख लो, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनके बगैर पूरे खानदान का गुजारा नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि हर मसले में, हर प्रॉब्लम में उन्हीं को कॉल करते हैं, क्योंकि वो हैं जिनको आपको पता है कि आप वो कर सकते हैं। बाकी तो सारे लेजी हैं।
सो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। बिल्कुल। अगर अपनी ज़िंदगी को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी लाइफ को एक लेवल पे लेके जाना है तो पहले अपनी ज़ात को तो उस लेवल पे पहुंचाओ। बिल्कुल मस्ट है ये चाहिए है, देना नहीं है। पहले वो चीज़ें दो जो आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो। बिल्कुल आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आप एफर्ट करेंगे, पेपरों में अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आपको आपकी पोजीशन आएगी ना। बिल्कुल। कख नहीं करना लेकिन पोजीशन आ जाए, हो नहीं सकता। सो ये चीज़ें कुछ मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से सोच रही थी कि ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। हम इस चीज़ से का गिला करते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं मिल रहा हो, तुसी की कर रहे हो, पहले अपने गिरबान में तो झांको। बिल्कुल। खैर, एक बड़ी ही अहम पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी है, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे व्यूअर्स। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ऑब्वियसली जब शेफ़ अनम हमारे साथ होती हैं, हमारी सेलिब्रिटी शेफ़ है, तो शेफ़ अनम्स किचन करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले हम याद कर रहे हैं आज रानी बेगम को। रानी साहिबा जो हैं, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। एक बेहतरीन फिल्म एक्ट्रेस थी आप। 8 दिसंबर 1946 को आप लाहौर में पैदा हुई। आपका असल नाम नासरा था। एक्टिंग में अनवर कमाल पाशा ने रानी के नाम से अपनी फ़िल्म महबूब में आपको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। फिर फिल्म देवर भाभी की कामयाबी के बाद आपकी किस्मत का सितारा चमक उठा। आपको भी पता है व्यूअर्स के फिल्म स्टार्स की कोई एक फिल्म होती है, वो जाके हिट होती है और उसके बाद फिर आप एक अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं। आपने पीटीवी के 2 ड्रामे उनमें भी काम किया, फरेब में भी और ख्वाहिश में भी। आपकी डेथ 27 में यानी कि आज 1993 में हुई। बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट और एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम्स किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये जो बिब टाइप एप्रन मुझे पहना दिया जाता है डेली, खैर ये तो इसलिए अब पहनाया गया है क्योंकि लास्ट टाइम इसी लड़की के साथ जब कुकिंग की थी तो पूरा सिल्क का मेरा जोड़ा माशाल्लाह बर्बाद कर दिया था। इसलिए मैंने भी याद करवाया, मैं कहा फटाफट जुगन आपी का एप्रन ले आए क्योंकि इधर हम खाना बनाएंगे। तो अच्छा, और मेरी किस्मत देखें कि मतलब बच्चों वाले घर में फिर आपको ये देख लिए एप्रन कैसे मिलते हैं, कार्टूनों वाले। एक्चुअली इस तरह की छोटी छोटी एप्रन ही है ना, नूर के लिए बनाई थी और हसन के लिए बनाई थी कि उनको कुकिंग करने का साथ शौक है। तो देन आई जस्ट थॉट कि ये मैं फिर ले आती हूँ। वो बड़े साइज के भी बनाए थे, छोटे भी, तो 2 एप्रन्स मैंने कहा यहाँ पे रख लेती हूँ, बहुत अच्छा लग जब भी। और दूसरी बात ये कि यार कपड़े सेव हो जाते हैं। और बाय द वे व्यूअर्स, ये एक रिकमेंडेशन है जो ज़रूर मैं आप लोगों को भी करूँगी कि घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, स्पेशली जब आपके घर मेहमान आए हुए होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने फैंसी कपड़े पहन के किचन में घुस जाते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। फिर सारे तेल के निशान और पता नहीं क्या क्या। सो अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए कपड़ा आप जाके ले आएँ, एक सर्टन किस्म का मटेरियल, गज भी मोर देन इनफ, आपका एप्रन तैयार हो जाता है। बचा हुआ कपड़ा आप अगर कभी मार्केट में जाएं, जब आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें कहें कि आपके पास बचे हुए पीसेज हैं, एक 1.5 गज के जो पीसेज होते हैं उनके आप एप्रन सिंपल बना दें। ये लिटरली व्यूअर्स, ये होममेड है। ये देखें, ये पीछे से ये देखें, पीछे से वो धागा है। इट्स रियली, इट इज़ दैट सिंपल। सो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी। इट्स समथिंग दैट माई आपा ने मुझे कहा था कि यार थोड़ा सा तुम भी एहतियात कर लिया करो। तो मैंने कहा एहतियात कैसे करूँ, तो शी सेड जस्ट एप्रन रख लो, ग्लव्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए ना। और बात वो बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, सो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं कोरियन फ्राइड चिकन विद राइस। बेसिकली हमें आज एक फ्यूजन करने लगे हैं, राइस एंड स्पाइस की टाइप का ही आपका ये रेडी होगा। इसके ऊपर जो है बेसिकली राइस का बेड होगा और उसके ऊपर जो है हम फ्राइड कोरियन चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सो राइस एंड स्पाइस कोरियन स्टाइल। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरियन चिकन आजकल बड़ा ही इन है। एग्जैक्टली अच्छा जी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन थाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे। मैं चाह रही थी कि मैं पहले जुगन आपी को मैरिनेट कर दूँ ताकि वो जो है फ्राइंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा कोरियन जो होता है चिकन वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो आपने इसके अंदर काली मिर्च डालेंगी, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जाएगा और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे दड़ा मिर्च, नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है उस हिसाब से। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है। और बाकी जो है रिमेनिंग हम रख देंगे अपनी सॉस के लिए। और उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और
आप चाहें तो इसके अंदर खाली एग वाइट्स भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो होल एग भी डाल सकते हैं, इट्स लाइक टोटली अप टू यू। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। अच्छा, कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इसलिए इसके अंदर जाएगी कि हमें इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। अगर आपको इसको और थोड़ा क्रिस्पी करना होगा तो बेशक आप अपने चिकन को जो है वो 2 टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आपने जो है अपने चिकन को अच्छी तरीके से जो है आपने कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर लेना। अगर आपके पास घर में टाइम है तो आप इसको जो है तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है मैरिनेट करके रख दें, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, चिकन थाई लेने का रीज़न ये है कि उससे जो होगा आपका चिकन बड़ा जूसी और टेंडर बनेगा, लेकिन अगर आपको बोनलेस पसंद है तो आप इसको जो है बोनलेस के साथ भी ऐड ऑन कर सकते अच्छा, हैं। इसमें चिकन पाउडर या कुछ नहीं डलेगा? जी नहीं, कुछ नहीं डलेगा, बस सिंपल इसके अंदर जो है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में नमक जाएगा हस्बे जायका। लेकिन अगर आपको चिकन पाउडर डालना है तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, आपको पता है माय फेवरेट गार्लिक पाउडर, इसका बहुत अच्छा सा जो है आपके चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो मीनवाइल यहाँ पे जब चिकन फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूंगी। बेसिकली ये हमारी जो रेसिपी है ये 3 स्टेप्स में होगी। स्टेप नंबर 1 जो है ये हम चिकन को इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे या शैलो फ्राई, जैसे आपको सही लगता है उस तरह से आप कर लें। उसके बाद हम इसकी एक सॉस रेडी करेंगे। सॉस के लिए हम यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके अंदर जाएगा सोया सॉस, नमक जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी, लाल मिर्च पाउडर जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। स्पाइस सारे जो हैं वो सेम ही इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद जो है हम इसकी केचप डालकर जो है मिक्स वो हो एक, गया? जी बिल्कुल हो गया। फिर हम इसकी एक सॉस रेडी कर लेंगे। सॉस रेडी करने के बाद जब आपका चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर आपने लास्टली जब बिल्कुल सर्व करने का टाइम आएगा तो आपने उसको सॉस में टॉस करना है। उसके ऊपर जो है सेसमी सीड्स और साथ में उसके अंदर स्प्रिंग अनियंस जाएगा और आपका जो है कोरियन फ्राइड चिकन वो हो जाएगा अच्छा, एक रेडी। चीज़ जो मैंने उस दिन ऑनलाइन भी पढ़ रही थी, लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकन डाल जी, देते हैं बिल्कुल। एक टाइम पे, क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी बनाना है तो इसलिए आपने इसको मतलब क्वांटिटी कम कम करके डालें। वो जो बिल्कुल। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो और एक साथ बहुत कुछ डाल देंगे तो वो फिर सही तरीके से नहीं होता। बिल्कुल। और इसका कुकिंग टाइम जो है बिल्कुल बहुत थोड़ा होगा क्योंकि जो चंक्स हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो दरमियाने साइज़ के चंक्स हैं। वो चंक्स जो हैं इजीली जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, मतलब 5 से 6 मिनट में जो है आपका एक बैच चिकन का इजीली फ्राई हो जाएगा। अगर आप किसी बड़े उसमें यूज़ करेंगे पैन के अंदर तो आपका इजीली जो है ये बैचेस 2 बैचेस के अंदर जो है आपका चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। तकरीबन 1 kg के करीब जो है चिकन थाई हम इसके अंदर यूज़ कर रहे और थाई, क्योंकि थाई ही इसको जूसी हैं। बना जी बिल्कुल। तो अगर आपको थोड़े बड़े चंक्स अच्छे लगते हैं तो आप बेशक इसके अंदर बड़े चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो इट्स टोटली अप टू यू। अब ये देखें ना, ये ऑलरेडी क्रिस्पी टाइप हो गया है। जी। आप अगर इसके अंदर 15 और पीसेस डालेंगे तो वो ऑयल का टेम्परेचर जो है ध्यान से, अब ये देखें ना, इसीलिए मैंने हाँ, पहना हुआ है। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाएगा। उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो है सॉगी होने वाली साइड पे ज़्यादा चली जाती हैं। अब बारी आ जाती है जो इसके साथ इसके लिए राइस बनेंगे। बेसिकली हम अरेबियन राइस इसके साथ बना रहे, तो अरेबियन राइस के लिए हमें चावल चाहिए तकरीबन 1 किलो के करीब। काली मिर्चें इसमें 6 से 7 अदद जाएंगी, लौंग 4 से 6 अदद जाएगी, चिकन क्यूब 4 अदद जाएगी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद जाएंगी, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर, नमक हस्बे जायका, मक्खन 50 ग्राम इसमें जाएगा, ज़रदा रंग जो है हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और तेल 1 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे और चावल हम इसके अंदर 1 किलो ऐड करेंगे। सिंपल आपकी ये रेसिपी है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सबसे पहले ऑयल ले लेना है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 50 ग्राम्स के करीब जो है बटर और डाल के। अच्छा, ये क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो 1 kg के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से जो है आपने ये डालकर अच्छे तरीके से, और फिर आपने इसके अंदर सबसे पहले ऐड करना है जो सारा आपका साबुत गरम मसाला है, जिसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है और छोटी इलायची। इसको हल्का सा हम सिजल होने देंगे। जैसे ही हल्का से इसके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि कड़कड़ाहट सी आ जाएगी, तो वो जैसे ही आएगी तो तब हम इसके अंदर जो है और चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं और चिकन क्यूब्स को मैंने जो है ना थोड़े से गर्म पानी लेकर उसमें उसको मिक्स कर लिया। ना इसमें नहीं, इसमें गार्लिक नहीं जाएगा इसके अंदर। अब हम डायरेक्टली ऐड करेंगे ये जो हमारी वेजीज हैं, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम यूज़ करें
और साथ में हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रहे हैं। एक कैप्सिकम बड़े साइज़ की हम इसमें यूज़ करेंगे, छोटे साइज़ के क्यूब्स करेंगे बिल्कुल। वो हो गया। जी बिल्कुल। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं आपको इसमें डाल देती हूँ, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ये डालकर अच्छी तरीके से जो है आपने उसको हरी मिर्ची और कैप्सिकम। जी बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आपने डालना है, ये 1 kg के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा जो है हमें वेजिटेबल्स नहीं चाहिए। ये जैसे ही स्लाइड सी सौते होना शुरू हो जाएंगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने जो है मसाले, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हमारे सोक्ड राइस हैं। तकरीबन मैंने हाफ एन आवर पहले इनको सोक कर दिया था। ये बासमती राइस हम बेसिकली इसके अंदर अच्छा, ये use चिकन करें। का कब क्या करूँ? चिकन अगर क्रिस्पी हो गया और आपको लग रहा है कि कुक हो गया तो निकाल दें, थोड़ा सा कलर और आ जाए, बस थोड़ा सा सिर्फ कलर थोड़ा सा और आ कलर। जाए, बिल्कुल सही है। अच्छा, और मीनवाइल जो है मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर। इसमें तो चिकन पाउडर डालोगी ना? इसमें नमक जाएगा। इसमें बेसिकली हम चिकन क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो वही वाली जी चीज़ ना? बिल्कुल। हाँ। और साथ में नमक जाएगा हस्बे जायका। अच्छा, क्योंकि नमक को हमने ध्यान से डालना है, क्योंकि हमारे जो है चिकन क्यूब्स में भी जो है Obviously, हाँ। नमक की क्वांटिटी होगी, तो उसका आपने बड़ा ध्यान रख के जो है ये क्या? चिकन क्यूब्स, ठीक है, तो मैंने कहा ताकि वो इजीली सारे जो है चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। बिल्कुल सही। ये ले लो। इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ी देर कुक करना है, और उसके बाद आपने ये राइस डाल के 1 से 2 मिनट हम सिर्फ इसको टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद जो है पानी डाल के अपने राइस को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे जो यहाँ पे अरेबियन राइस है तकरीबन ऑलमोस्ट वो रेडी हो जाएंगे। बस दम के टाइम पे हम उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, और येलो फूड कलर ऐड करने के बाद जो है हम उसको दम लगा देंगे। तकरीबन 20 मिनट का दम लगाएंगे अपने राइस को, और उसके बाद हम इसको अपने चिकन के साथ सर्व करेंगे। हाँ जी, हो गया। सही। ये देखिए ना, क्रिस्पी चिकन व्यूअर्स। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी है जुगनाबी कि आप इसको जो है मतलब इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये डालती हूँ, आप ये चिकन देखिए। हाँ, और ये देखें जी, ये सारे राइस इस तरीके से इसके अंदर चले गए। अच्छा, पानी की क्वांटिटी जो है आपने अपने राइस के हिसाब से डालनी है कि आपके राइस किस तरह के, उसको कितना पानी की ज़रूरत है। इस तरह से बस आपने जो है हल्का सा पहले अपने राइस को इसके अंदर थोड़ा सा सौते कर लेना है, ताकि अच्छा सा जो है ना कंबाइन हो जाए सारी चीज़ें, जो पूरा टेस्ट प्रोफाइल जो है आपके राइस के अंदर आ जाना चाहिए। और देखो ना, मैं चिकन को भी इंडिविजुअली डाल जी रही हूँ। बिल्कुल। ये नहीं कर रही हूँ कि वो जिस तरह लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा उल्टा देते हैं अंदर एक ही टाइम पे, वो एक गोला जैसा बन जाएगा और क्रिस्पीनेस आपको कुछ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सो यू हैव टू, ये थोड़ा सा एक, ये छोटी सी एक चीज़ है जो एफर्ट वाली है। और लाइक आई सेड, जितना ज़्यादा आप चिकन को वो करेंगे, जितने ज़्यादा पीसेस डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्रिस्पीनेस का एलिमेंट कम होगा अगर आप ओवर स्टफ करेंगे। एग्जैक्टली। मैं जैसे 3 लॉट्स में इसको कर रही हूँ। अच्छा जुगनाबी, एक और भी चीज़ हो सकती है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं पसंद है डीप फ्राई, तो आप इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं चिकन को। तो वो मैदे के साथ? जी जी, मैदे के साथ आप इसको सिर्फ ऑयल का स्प्रे लगा दें अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप इसको जो है वो फ्राई करें। तो आपके जो है एयर फ्राई करें, बहुत अच्छे से क्रिस्पी से जो है आपकी ये चिकन जो है वो बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा कंपेरेटिवली, जैसे आप इधर कुक करें उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ये देखिए ना, ये क्रिस्पी चिकन आपकी तैयार हो। बिल्कुल, ये अब 100% कुक है। हमने सिर्फ इसको अपनी सॉस में डालना है और डालकर बस जस्ट टॉस क्रिस्पी करना। चिकन रेडी, नॉट एन इशू। अगेन वही वाली चीज़ ना, लिटिल बिट ऑफ एन एफर्ट की बात होती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बिल्कुल। अब ये देखें ना, ये सेकंड लॉट हो रहा है हमारा, और फ्यू मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा। उसके बाद जब तक आपके राइस रेडी होंगे, अब इसका सॉस तैयार बस अब इसका सॉस तैयार होना, और सॉस बहुत सिंपल है। आपने 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते करना है। साथ में हम उसके अंदर ऐड करेंगे केचप जाएगी, उसमें थोड़ी सी हनी जाएगी, होल जो रेड चिली होती है वो जाएगी। वो बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल ले, स्किप करना चाहे तो स्किप कर ले। सोया सॉस डालेंगे, और उसके अंदर बेसिकली कोरियन चिकन के अंदर हमें थोड़ा सा क्रंच देने के लिए मैं इसके अंदर जो है वो पीनट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी को पीनट से एलर्जी है तो वो उसको बिल्कुल उसमें से जो है रेसिपी में से निकाल सकता है। लास्टली हम इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, सेसवी सीड्स और स्प्रिंग अनियंस के साथ इसकी गार्निश करेंगे, तो आपका जो कोरियन फ्राइड चिकन है
वो हो जाएगा रेडी। बात ये है कि व्यूअर्स दीज आर अगेन क्विक थिंग्स होता है कभी कभी। अब जैसे छुट्टियां हो गई हैं, बिल्कुल मतलब पंजाब साइड में तो ऑफ कोर्स छुट्टियां हो गई हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आई थिंक जी। स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं। तो अब ये पहला वीक है विच बच्चों का स्कूल ऑफ एंड लोगों को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें अपने बच्चों के साथ। सो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ये है कि बच्चों को, जिस तरह मैंने आज कल नूर के दोस्त आए हुए थे, कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, प्ले डेट रखी घर पे। अब उन्हीं फ्रेंड्स में से एक की मदर ने कहा, निदा ने, कि भाई आप मेरी तरफ क्यों नहीं नूर को भेज देती, मैं 2-3 और लोग बुला रही हूँ। तो अगर गेट टुगेदर्स रख रहे बच्चों के डेली, वैसे तो अगर कोई समर स्कूल या कोई समर की एक्टिविटीज़ हैं, इस पे भी हम इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम करेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से ऑक्यूपाइड रख सकते हैं इन समर हॉलीडेज़, क्योंकि नहीं समझ आती कि क्या करें, किस तरीके तरह से से उनको बच्चों लेके को चलें, engage क्या करें, चीज़ें हाँ। करें। कुछ बंदा बड़े तो चलो किताब पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, टीवी आपने कॉन्स्टेंटली नहीं दिखाना। बच्चों की आई साइट के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है और जनरली इट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन। सो मेरे ख्याल से ये एक व्यूअर्स बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड्स में, मतलब जिस तरह आपके बच्चों के क्लास स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके साथ। मुझे पता है बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बच्चे घर पे रहें, हाँ लेकिन अगर घर पे रहें तो फिर घर पे उनके साथ क्या करना है? हाँ, वो सारा कोई दिन बोर होते एक्टिविटी, कोई रहेंगे। ऐसी चीज़ तो हो ना जिसपे वो हो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब बड़े भी बोर हो रहे होते हैं तो हम चिढ़ के कहीं निकल जाते हैं, कुछ करना शुरू कर देते हैं, टीवी देख लेते हैं कुछ। बच्चे टोटली हम पे डिपेंडेंट होते हैं। Exactly. और छोटे से बच्चे से ये उम्मीद रखना कि वो बुत बन के बैठा रहेगा कुर्सी और पे, कुछ करेगा भी नहीं, या टीवी भी नहीं सुबह से देखेगा। लेकर रात हाँ। तक सिर्फ किताब पढ़ेगा, तो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और अनरियलिस्टिक बात है। फिर हम कहते हैं बच्चे हमें तंग करते हैं। तो प्लीज़ इस पे हम करेंगे आगे प्रोग्राम भी, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भी याद रखें, आजकल छुट्टियों में पहले स्कूल का काम होता है उनका जिम्मेदारी, जब छुट्टियां ज़ाहिर होती ही हैं तो बात है, हमारी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ऑक्यूपाइड रखें और ऐसी चीज़ें कराएं जिनसे उनका दिमाग एंगेज हो। बिल्कुल जैसे कल मैंने पूरी ज़मीन पे वो प्लास्टिक की शीट्स लगा दी और बच्चों को बिठा दिया, उन्होंने पेंट किया, गंद मचाया, उछले कूदे, लॉन में गए, पानी में खेले, 100 चीज़ें कल उन्होंने की, हैप्पी हैप्पी गए। उनकी अम्मी का भी मैसेज आया कि भाई थैंक यू, बच्चे बड़े खुश गए। मैंने कहा ओके ग्रेट। उसने कहा अच्छा चलो अब मेरी तरफ भेज देना, अब कल मैं देख लूँगी। तो मिलजुल के माएँ अगर ये एफर्ट्स करें तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा ही एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। लेकिन अभी बच्चों के लिए ना कोई फन एलिमेंट भी तो होना चाहिए ना। देखिए वो यार स्कूल जाते हैं। बेकिंग, कुकिंग इज एन बिल्कुल। अमेजिंग एलिमेंट दैट चिल्ड्रन कैन बिल्कुल। इनकॉर्पोरेट इन देयर लाइव्स। अच्छा, हमें अब ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंधों के इश्यूज, बच्चों की बात हो रही है तो बात यहीं से शुरू करूंगी कि जो हम बच्चों की बचपन में मालिश करते हैं। अब हम तो हमेशा ये सुनते थे कि भाई घर के जो बड़े, मतलब 40 दिन या मैं तो खैर बच्चों की साल भी मालिशें की हैं कि यू नो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है वो, लेकिन समझ कुछ ये आ रही है कि शायद ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है। इससे शायद आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों को। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनालिटी ने जो हैं तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन, उसके अलावा कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन में ब्रिलियंट हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं ख़ुद भी हमेशा इन्हीं के पास जाती हूँ। पिछले साल जब कमर तोड़ ली तो इन्हीं के पास रोती हुई गई, हाथ तोड़ लिया। ये यहाँ नहीं थे लेकिन उन्होंने सारा कुछ मैनेज आयरलैंड में बैठ के किया। सो हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे प्रोग्राम का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा, और जब भी आते हैं पाकिस्तान हम इनको हमेशा बुलाते हैं क्योंकि ऐसी बात करके जाते हैं जो कोई और नहीं करके जाता। हमें ऐसे ऐसी बात पता की बताते हैं। अभी ब्रेक में जो बातें की आप लोग जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे व्यूअर्स। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच पीटीवी, और आपने दोबारा बुलाया। डॉक्टर साहब मैं तो आपको तंग करती ही रहती हूँ, गलती से आप अगर मैसेज आ जाए कि आई एम इन टाउन, चेकअप के लिए आ जाओ तो चेकअप मैं यहीं पे करा लेती हूँ। वेलकम जी, वेलकम जी। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, बचपन में माएँ जो हैं वो बच्चों की मालिश करती हैं। जी जी आज का जब टॉपिक आपने ही कहा कि हमने तो, हमारे तो जहन में कुछ और था, आपने कहा कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी है, मैं बड़े प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ इस किस्म जी की। जी तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च की और मैंने पढ़ा कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, तो मेरी तो अपनी जान निकल गई क्योंकि मैंने तो अपने तीनों बच्चों की मालिश की है। जी जी अब मालिश की क्या बात हो रही है, जो ब्रेक से पहले भी मैं व्यूअर्स बात करी थी कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो पैदा होते ही पहले दिन से घर वाले जो हैं वो बच्चों की मालिश करना शुरू कर देते हैं, और हमेशा कोई घर का बड़ा करता है ऐसे ही या कोई दाई आके करती है। करेक्ट।
लेकिन आपने कहा कि मसाइल उससे बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, ऐसी हड्डियों के, कंधों बिल्कुल वगैरह ऐसे, के। बिल्कुल तो ऐसे। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, और ये इसमें टॉपिक क्यों रखा हमने? इसका टॉपिक हमने इसलिए रखा कि कंधा के मसाइल पैदाइश से लेकर जब तक इंसान की लेट उम्र यानी बुढ़ापे तक, इसमें ये है कि मालिश के रुझान से मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा कि हमारे मुल्क में अभी भी जो मोर्टेलिटी है इन्फेंट और मैटरनल यानी ज़चगी के दौरान बच्चा और माँ की जो सेहत और उसमें जो मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो हमें सबको पता है कि हमारे अंदर दाइयाँ होती हैं जिसे हम ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट कहते हैं। तो वो जो बच्चा पैदाइश के वक्त वो बच्चे का बाजू खींचती हैं और उसकी वजह से बच्चे का बाजू जो है वो कंधे से लेकर नीचे तक पैरालाइज हो जाता है। उसको हम एल्फ पाल्सी कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आज भी इवन शहरों में जी जी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कहती हैं, चाहे वो कितनी भी अमीर हो, वो कहते हैं कि जी हम लोग, हमारी फलां दाई है, वही घर पे आके बच्चे हमारे करती है, अगर कोई मसला नहीं है मेडिकल तो दाई करेगी। तो लोग तो दाई को प्रेफर करते हैं। हाँ जी, वो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। होती है ना खानदानी, एक Correct, एक correct, खातून होती है correct। जिन्होंने पूरी फैमिली के बच्चे पैदा बिल्कुल कराए ऐसे, होते हैं, बिल्कुल ऐसे। पूरी उस खातून की प्रेगनेंसी में उसकी मालिशें भी की बिल्कुल होती हैं, ऐसे। और फिर जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उस बच्चे की भी वो मालिश वगैरह मालिश करती है। देखें, जब उनमें उनको चेंज करना पड़ेगा। प्री नेटल यानी एक पूरी हेल्थ जो है और पैदाइश जो है एक पूरी साइंस और पूरी एक सर्विस और एक केयर है। अब जब बच्चे की आप मालिश करते हैं, बच्चे की एक पैदाइश बात ऐसी है हुई। डॉक्टर साहब, जब माँ की मालिश करते हैं जब बच्चा पेट में होता है, उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, देखिए मालिश जो है हड्डियाँ तो आप कहते हैं ना कि आपके लिगामेंट्स ढीले होते हैं। करेक्ट। उसमें जो मालिश का जो पहले कॉन्सेप्ट है कि उससे निकलें, कि आजकल ये देखा गया है कि मालिश, जब विग्रस मालिश में दो चीज़ें हैं। एक मालिश करने का स्टाइल, जिस तरह विग्रस मालिश की जाती है बच्चे को, माँ को, तो उसके मसल्स को, टिश्यू को नुकसान पहुँचा सकती है। बच्चों में मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चों में कॉर्नर्स फ्रैक्चर कर देती है। वो कॉर्नर्स फ्रैक्चर क्या होते हैं कि उनके घुटनों के करीब, उनके टखनों के करीब, उनके बाजुओं के करीब छोटी छोटी हड्डियों पे इतनी वो विग्रस, जिसको हम कहते हैं, इस शिद्दत से की जाती है कि वहाँ छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं। औरतों में भी मालिश जब वो करते हैं तो वो इस विग्रस तरीके से कि वो मांस को नुकसान पहुँचाते हैं। साथ उसके मालिश में एक और प्रॉब्लम है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। एवरीथिंग कैन काज एलर्जी। उसकी कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, उसकी इरिटेशन तो नहीं उसके ऊपर हो रही, और उसके बाद जो है वो उसके मसल्स के ऊपर और उसके ऊपर क्या इन्फेक्शन तो नहीं करने लगी। क्योंकि डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि मैं हसन के साथ जब प्रेग्नेंट थी तो मैं कनाडा में थी, तो मुझे याद है कि मेरी ना कंधों में बड़ी दर्द हो रही थी, और मैं कोई 5 माह प्रेग्नेंट थी। उस स्टेज पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट साफ पता चल रहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं एक जगह गई प्रोफेशनल उधर, और उधर मैंने कहा कि जी मैंने अपनी मसाज करवानी है। तो उसने पूछा, और सबसे पहले पूछा, शी सेड आर यू प्रेग्नेंट? मैंने कहा जी। कहती सॉरी, हम आपकी मालिश नहीं कर सकते। Correct. अच्छा, मैं नाराज़ हो गई। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान में तो मेन मालिश का टाइम ही प्रेगनेंसी होता है। उस वक्त उस खातून ने मुझे घूम के कहा कि नॉट एट ऑल, यहाँ पे अनलेस आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल हैं मालिश प्रेगनेंसी की, और उसमें भी आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टर की क्लियरेंस मिलती है, तो तब हम जाके करते हैं। और पेट का एरिया और कमर के एरिया को तो हाथ नहीं लगाते। बिल्कुल हाथ नहीं हम बाजुओं की कर देते हैं, कंधों की कर देते हैं मालिश, टांगों की कर देते हैं, लेकिन पेट और बैक को तो हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन हमारे पार्लर में या हमारी ये जो जगह है स्पा में इजाज़त नहीं है। करेक्ट। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि 1 मिनट, हम तो बचपन से कराते, हम तो यही देख रहे हैं। ये कल्चर का हिस्सा है। और आप ये देखें कि गाय ब गाय हमारे पास बहुत से मरीज़ आ रहे हैं कि हमने मालिश कराई और डॉक्टर साहब ये मुझे दर्द शुरू हो गई, हमने मालिश कराई और हमारा ये पट्ठा पट गया, और हम मालिश कराई उसके बाद कंधा ऊपर नहीं जा रहा। तो इसी तरह आप जो है ये मालिश जो है, इसको अगर बहुत ही किसी को है, जैसे आपने कहा, मुस्तरद तरीके से जेंटल हाथों के साथ, और वो भी किसी वजह से होनी चाहिए। खामखा बच्चे को जो माएँ, उनकी दादियाँ एक ख़ास पोस्चर में लटा के उनको मालिश करती थी, उनसे उनकी हड्डियों तक असर जाता है। और डॉक्टर साहब, मतलब फिर बाकायदा इस तरह पर करके पीछे टांगे करना, correct. वो पैरों से धक्का देना हिप्स को, ये वो, मतलब उस वक्त इतनी तकलीफ हो रही होती है, तो पता नहीं बाद में क्या हाल होता होगा। तो खवातीन और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मालिश वाली चीज़ एक बुरा आइडिया है। बुरा आइडिया। अच्छा, बच्चे की जब मालिश करते हैं, एक तो हो गया ना कि बच्चे को दाई डिलीवर कर रही है और उस वक्त ये मसला हो गया जी जी, कि मतलब कंधे का कोई इशू हो गया या बाजू टूट गया या कोई हड्डी वगैरह टूट गया। अब इतने छोटे बच्चे में पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, उसका इस तरह पता चलेगा कि वो बाजू हिलाना छोड़ देता है,
और सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन है मदर इंट्यूजन, माँ को बच्चे का हर चीज़ पता है। तो डॉक्टर हो या घर वाला हो वो माँ से पूछे। बच्चा जो है वो बाजू ही नहीं लाएगा। अगर आपने, मैंने देखा है हसली या क्लेविकल कहते हैं, इसकी लोगों ने फ्रैक्चर कर दिए यहाँ पे ना, इस जगह पे। पे अब जाहिर ही अगर यहाँ पे व्यूअर्स आपके फ्रैक्चर हो जाएगा जी हाँ। तो आप तो बाजू नहीं हिलाएंगे। ये इस एरिया से हिलना ना, Correct, ये नहीं हिलेगा तो ये भी नहीं आप हिलाएंगे। और माँ उसके कपड़े बदलती है, वो कहेगी कि जब मैं बाजू उठाती हूँ चीखता है और वो रोता है। तो हम तो बाज़ औक़ात एज ए डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते, तो हम माँ को कहते हैं आप इसको मैं बताएं कि किस जगह पे दर्द करता है जब ये रोता है। भाई अमेरिका में हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने इसी तरह, मैं अब जब देख रही थी तो फिर चीज़ें भी याद आनी शुरू हो गई। हमारे जानने वाले हैं, वो अपनी बेबी का इसी तरह ना, जी जी, आपको पता है करने वाले तो पूरी दुनिया में लोग बैठे होते, तो वहाँ पे एक खातून थी जो जाके मालिशें करती थी। अब आपको पता है देसी मामला तो हर जगह चल पड़ता है। उस खातून अपने बच्चे को डॉक्टर पे लेके गई, उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को बुला दिया 100% कि इस बच्चे का बाजू टूटा है। ऐसे तो कैसे टूटा है, वो समझे कि माँ का ज़हनी तवाज़ुन कहीं नॉर्मल ना हो, उसने बच्चे को नुकसान ना। फिर उस खातून ने उससे उसकी पूरी तफ्तीश की गई, उसको अलहदा लेके गए, उसकी इंटेरोगेशन की अलहदा, उसके बाप को बुलाया, उसकी इंटेरोगेशन की। नानी वहाँ पे साथ आई हुई थी रहने के लिए, नानी को बुलाया। पता चला कि नानो जी जो हैं वो मालिश कर रही थी बच्चे की। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो सिर्फ हम ये करते हैं, और उसको डेली उन्होंने रूटीन पूछी, बोला कि मालिश करते हैं। तब जाके वो मामला जाके कहीं हल हुआ। उन्होंने कहा जी आपने बच्चे की बांह तोड़ दी, डिसलोकेट कर दिया, बाजू तोड़ी नहीं थी, बाजू डिसलोकेट कर दिया, सॉकेट से बाहर निकल आया। ऐसे ही कर देते हैं इसको हम, नॉन एक्सीडेंटल 6 के 7 दिन का बच्चा था। इसको हम नॉन एक्सीडेंटल इंजरीज NAI कहते हैं। वहाँ सोशल सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, और ये विगरस, ये जो शदीद तरीके से मालिश की जाती है, ये बाजू को तोड़ सकती है, डिसलोकेट कर सकती है। और कॉर्नर फ्रैक्चर, जहाँ जोड़ होते हैं किसी वजह से, जो ट्रेडिशन में हमारे रवायत में वो जोड़ों पे जोर लगाया जाता है। जब जोड़ पे जोर लगाते हैं तो बाकायदा एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जोड़ों के कॉर्नर के फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसे बच्चे में कहते हैं कॉर्नर फ्रैक्चर। तो वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। इसलिए ना सिर्फ सब लोग तो कहते हैं कि अगर मालिश कराएं तो औरतों का जिस्म भी वापस चला जाता है नॉर्मल साइज पे, तो ये भी हो जाता है, तो वो भी हो जाता है, तो ये सब नॉनसेंस है। ये सब इसी तरह नॉनसेंस है। जैसे औरतों को 40-40 दिन उठा के चलाते नहीं थे, उनको मालिश करते थे, उनको एक्स्ट्रा फूड दिया जाता था, तो वो औरतें हमारी मोटी हो जाती हैं। हमारी औरतें जो है वो आगे से ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। 40 दिन कहते हैं कि लेटे रहे, आपने उठना नहीं है। व्यूअर्स एक देखें, सिजेरियन भी हो, बाहर के मुल्क में सी सेक्शन अगर आपका होता है, जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, तो उसके बाद उसी दिन आपको खड़ा कर देते हैं कि जी आप उठ के खुद वॉशरूम जाए। हमारे यहाँ कैथेटर डाल देते हैं कि जी यूरिन बैग के अंदर आप यूरिन करें। बिल्कुल ऐसे। और 4-4, 5-5 दिन औरतें उठती नहीं है, बेड पे ही सारा कुछ करवा रहे होते हैं। और उनकी जो पुरानी ख़वातीन जो हैं, दादियों तक और सास और वालदा, कि उनको हिलने ही नहीं देती, कि अगर वो चाहें भी कि हम हिलें तो उनको हिलने नहीं देती, तो उससे तो मसाइल पैदा होने हैं। तो लिहाजा इस वजह से ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें, अब साइंस का दौर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है, जो पेट बांधने का कॉन्सेप्ट था, जी जी, उसकी बड़ी तारीफ की जा रही है। वो तो वेस्ट भी अब कर रहे हैं, प्रॉपर बैंडिंग की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो भी व्यूअर्स तरीके से। कुछ ख़वातीन हैं जो सिर्फ पेट बांधती थी, कुछ होती हैं जो खींच के पेट बांधती हैं, वो एग्जैक्टली। तो जिस्म अजीब सा उसकी। और इसमें मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर बच्चा पैदा हुआ है और एक ही बाजू हिला रहा है, बच्चे में हैंडेडनेस नहीं होती। ये नहीं होता कि वो राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है। अगर वो एक बाजू हिला रहा है तो उसके दूसरे बाजू में मसला है, उसको प्रॉब्लम है, या उसको कोई ट्रॉमा है, या उसके बाजू खिंच गया है, या उसकी नसें डैमेज हो गई हैं। उसको ज़रूर आपने इन्वेस्टिगेट कराना है। मुतलका पीडियाट्रिशियन जो बच्चों का, छोटे बच्चों का डॉक्टर है आपके मुतलका इलाके में, क्योंकि बच्चा कोई भी एक काम करते हुए अगर हर बार रोता है, जी जी, जैसे कि अगर आप बच्चे को जब भी मतलब करवट एक साइड पे देते हैं तो बच्चा चीख उठता है, या आप बच्चे को कपड़े बदलवा रहे हैं और सिर्फ कपड़े बदलते हुए बच्चा चीख रहा है, ऐसे, या आप उसका जब डाइपर चेंज कर रहे हैं और उसकी टांग ऊपर करते हैं तब बच्चा चीख उठता है। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी पड़ती हैं, क्योंकि शुरू में अगर इस तरह की चीज़ पकड़ी जाए तो वो मैनेज हो जाती है। बिल्कुल मैनेज हो जाती है। उसके रिजल्ट जो हैं पहले 6 महीने के इलाज से सारी ज़िंदगी के रोग से बेहतर है। अगर आप पहले 6 महीने में उसका इलाज कर लें तो वो नॉर्मल इंसान बन सकता है। वरना वो अगर इंजरी उसकी मिस हो गई, उसकी नसें खींची गई, उसको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो पैल्सी होगी, जिससे बाजू नाकारा हो गया, तो आपने देखा होगा आपके कई रिश्तेदारों में बच्चे फिरते होंगे, एक बाजू नॉर्मल होगा, दूसरे बाजू को उन्होंने एक ख़ास हिस्से पे ऐसे रखा होता है, वो फिर रहे होते हैं और उनका कमज़ोर होता है बाजू। तो वो वही ज़चगी के दौरान उस शोल्डर के ज़रिए बाजू को खींचा जाता है,
जिससे उन्हें ये पेचीदगी पैदा हो वो तो जाती खुद सोच सोच के इस वक्त डॉक्टर साहब हॉल उठ रहे हैं कि तीनों बच्चों की मालिशें की, है। हाँ, तीनों बच्चों की मालिशें ऐसे की, और नहीं करनी चाहिए थी, जो बेसिकली एक ऐसे ही बिल्कुल करेक्ट तरीका है ऑफ मूविंग। खैर चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब जिस तरह ख़वातीन कहती हैं फ्रोज़न शोल्डर है, या बाजू नहीं हिल रहा, या बाजू ऐसे ही। उठाया नहीं जा रहा, जी जी। ये प्रॉब्लम ख़वातीन में, मर्द हजरात में क्यों होती है और इसका क्या हल है, और क्या इसका हल ऑपरेशन ही है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे पास एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट। बड़ी हैरान कुन बातें इन्होंने ब्रेक से पहले बताई, जो एक्चुअली कभी भी ज़िंदगी में इतने साल हो गए हैं डॉक्टर साहब प्रोग्राम करते हुए, कभी किसी डॉक्टर ने बैठ के ये नहीं कहा कि भाई बच्चों की ये जो मालिशें करते हैं आप लोग, ये गलत है। बिल्कुल ऐसे। और ये बात व्यूअर्स मे बी जब हम लोग छोटे होते थे, हमारे माँ बाप के ज़माने में बड़े अच्छे बड़े मुस्तनिद लोग होते होंगे, वो करते होंगे आराम आराम से, नरम हाथ से। लेकिन आजकल जिस तरीके से मालिश की जाती है, सीधी बात है व्यूअर्स, हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। ऐसे ही। लोग मालिश या पार्लर वाले काम और ये वाली चीज़ें घर पे सीख लेते हैं, फिर उसको आगे से करते हैं। और पहले तो दाइयाँ होती थी, वो करती थी, डॉक्टर साहब ने कहा वो भी शायद एक गलत अमल होता था। सो अभी अगर एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो प्लीज़ व्यूअर्स ख़ास एहतियात करें। मालिश से बच्चे की ग्रोथ होगी, ये होगा वो हो गया। बच्चे की ग्रोथ अच्छी खुराक से, प्यार मोहब्बत से और उसका ख्याल रखने से होती है, मालिशों से नहीं होती। और ये जो एक और चीज़ जो करते हैं, जो डॉक्टर साहब आपको पता है, वो आटा और पता नहीं क्या मिला के जिस्म पे ज़ोर ज़ोर से बच्चियों के रगड़ रहे होते हैं कि भाई जिस्म पे जो बाल हैं वो ना आए। तो व्यूअर्स प्लीज़, जो बंदा जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है बालों के, उसके बाल आने ही आने हैं। और जिस्म के ऊपर वैसे ही ये जो रुआं सा आता है, जो बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं वो वैसे ही गिर जाता है, उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक ओल्ड वाइव्स टेल है जिससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी और मुस्तनिद चीज़ होती तो पूरी दुनिया में वेस्ट में ना कर रहे होते। हमारी तो कल्चर की जो भी अच्छी चीज़ होती है सबसे पहले डॉक्टर साहब वेस्ट उठाता है, और आप तो रहते हैं बाहर, आयरलैंड, इंग्लैंड, आप पूरी दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही। सो ये चीज़ें प्लीज़ व्यूअर्स ख़ास ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं, मेरा एज ग्रुप हो गया, मामा का एज ग्रुप हो गया, आप हो गए, शेफ़ अनम हो गई, हम लोग जो हैं, कंधों के क्या मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं? जो मिडल में आते हैं लोग, जो यंग के बाद, उनमें फ्रोज़न शोल्डर और टेंडनाइटिस, यानी सबसे ज़्यादा फ्रोज़न शोल्डर जिसमें ख़वातीन, और नंबर 2 टेंडनाइटिस। जी टेंडनाइटिस हो रहा है, हमें रात को दर्द होती है जब हम सोते हैं कंधे में, तो ये इस तरफ डेल्टॉइड में, इस तरफ इस जगह पे दर्द होती है। हमारा कंधा ऊपर नहीं जाता, हमारा कंधा पीछे नहीं जाता। हमसे आप हैरान होंगे कि लोग टक की आवाज़ों का क्या करूं? जी ये देखिए ऐसे करती हूँ तो टक 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 की आवाज़ आती है। क्लिक की जो है, क्लिक्स जो हैं वो डिफरेंट रीज़न से हैं। वो अगर 2 तरह के हैं, एक मैकेनिकल होते हैं दर्द वाले, एक बगैर दर्द के पट्ठों के रगड़ने से, मांस के नरम होने से। जो ओल्ड एज आपने कहा आपकी अम्मी के एज की, उनमें आर्थराइटिस होता है। और आप हैरान होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस भी होता ओस्टियोपोरोसिस जो है वो पूरी बॉडी में होता है। जो आर्थराइटिस है सबसे ज़्यादा घुटनों में, फिर कूल्हे में, और तीसरे नंबर पे शोल्डर पे होता है। लोगों का सिर्फ ये ख्याल है कि घुटने ही ख़राब होते हैं। जैसे घुटने ख़राब होते हैं उस तरह कूल्हे भी ख़राब होते हैं, उनके भी जोड़ बदले जाते हैं, और इसी तरह कंधे भी ख़राब होता है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर है, उसने अगर हम इंसानी जान को देखें तो उसने डोमिनेट किया हुआ है, जो कि हमारे यहाँ डायग्नोज में भी ज़्यादातर डॉक्टर आपको कहेंगे आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया। होता क्यों है? होता क्यों है? इसमें 2 ये वजूहात सारे मसाइल क्यों होते हैं? इस सारे मसाइल की वजह जो है, अगर हम देखेंगे प्रिवेंशन की तरफ, अगर आप अच्छी खुराक नहीं खा रहे हैं, वर्जिश नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, और आपको जो है आप, या फिर आप अगर वर्जिश कर रहे हैं और सही टेक्निक से नहीं कर रहे, और अगर आप इंजरी कर देते हैं और उसका आप लुक आफ्टर नहीं कर रहे, उससे होते हैं। या ये भी देखा गया कि जो लोग क्रॉनिक, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जिनको शुगर है, हार्ट का मसला है, फालज हो गया है, उन लोगों के अंदर भी जो उनका जो शोल्डर है वो सोजिश लेकर सुकड़, अंदर से उसके कैप्सूल कहते हैं, मांस उसका सुकड़ जाता है और वो फ्रोज़ हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर का अगर हम मतलब पढ़ें तो जो इंग्लैंड में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वो कहते थे हिलता ही नहीं है, एक ही जगह जैम हो गया, तो उससे मसाइल उनको पैदा होते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक को, जिसकी अभी तक मेडिकल साइंस को 100%
वजह पता नहीं चली। ज़्यादातर लोग सेकेंडरीली होते हैं, मीन कि किसी वजह से फ्रोज़न हो गए, चोट लगी, कोई फ्रैक्चर हुआ, उसको आपने उसमें पट्टी वगैरह लगाई गई, स्लिंग पहनाई गई और 6-8 हफ्ते के बाद वो मूव ही नहीं कर रहा, वो भी फ्रोज़न है। एक रात को ऐसा मरीज़ जब सोता है उसको बड़ी दर्द होती है। इसी तरह जो है तो वो मरीज़ जो है ज़्यादातर जो टिपिकल पेशेंट है, ख़वातीन, मिडल एज, शुगर की मरीज़ा, वो मरीज़ा जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की वजह से इतनी तंग आती हैं, वो कहती डॉक्टर साहब हमसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते। एज ए पेशेंट आप अंदाज़ा करें कि आपसे अपने बाल ना बने, आप अपने बाल ना बना सकें, आप अपने कपड़े ना पहन सकें, आप ऊपर से किचन में शेल्फ से चीज़ ना उठा सकें, आप लोगों को आवाज़ दें कि मुझे कपड़े पहनाओ, आप लोगों को आवाज़ दें कि मुझे हेल्प करो बाल में। तो लोग जो है जब सो नहीं पाते इसके साथ तो नींद का शिकार होते हैं, क्योंकि जब शोल्डर वो वाहिद जगह है जब आप उस पर सोते हैं तो वो एक्शन में आ जाता है, स्ट्रेच होता है। जब वो स्ट्रेच होता है तो वो उसको दर्द करता है। तो ये जो फ्रोज़न शोल्डर है इंतहाई डिबिलिटेटिंग कंडीशन है, बहुत कॉमन पाई जाती है और बहुत ज़्यादा होती है। ख़वातीन में बहुत देखी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। हमारे उसकी जो तोजी हम पेश कर सकते हैं कि बाय लार्ज हमने हमारे माशरे में ख़वातीन को ना समझा ही नहीं है कि इनको भी फ़िज़िकली कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इनको भी उसी तरह लाइफ गुजारनी है जैसे भाई दूसरे। मैं तो उस जनरेशन से हूँ कि मुझे याद है जब छोटे होते हुए मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी तो मेरी फ्रेंड्स की अम्मियाँ मुझे डांटती थी कि बेटे इतनी वर्जिश नहीं करते, क्यों तुम इतनी एक्सरसाइज करती हो। तो एक पीरियड मैंने ज़िंदगी में एक्सरसाइज बड़ी कम कर दी, जब मेरा वज़न भी बढ़ गया और सारा कुछ हुआ। मुझे याद है कि मुझे बड़ा मना किया गया कि नहीं एक्सरसाइज करो कि जिस्म ख़राब हो जाएगा। एंड डॉक्टर साहब मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे आपको पता है पिछला साल मेडिकली मेरे लिए बड़ा अप एंड डाउन रहा है, 2 दफ़ा ब्रेक, एक दफ़ा हाथ टूटा, कमर का हुआ, मैं नहीं कर पाई एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म आउट ऑफ शेप नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी और अपनी फिटनेस पे मैंने एफर्ट किया, तो वज़न भी बहुत नहीं बढ़ा और चीज़ें। तो बात यह है कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप क्या कहेंगे, क्या औरतों को एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक हो गया, ये 100% करनी चाहिए। अब तो ना सिर्फ इसको हम फिज़िकल एक्टिविटी कहते हैं और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बीमारियां बना रही है और इससे आप तवाना भी रहती है सेहतमंद। अब तो गाइडलाइन आ गई है कि कम से कम यंग लोगों को कम से कम मिनिमम 20 to 30 मिनट्स हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ज़रूर एक्सरसाइज। और जब आपने उसके एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज का लेवल जो है वो ऐसा लेवल हो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा थकान भी हो, सांस भी हल्का सा चढ़े, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा या स्टर्नवस भी ना हो। तो आपको हम कहते हैं वेरिएबल हार्ट, आपका हार्ट जो है वो रेट ऊपर जाए, दिल तेज़ दौड़े उस दौरान, वेरिएबल हार्ट एक्टिविटी और फिर नीचे की तरफ जाए। लिहाजा एक्सरसाइज से आपका दिल ठीक रहेगा, आपके जिस्म के जो जोड़ है उसको हम कहते हैं कि जी यूज़ इट और लूज़ इट। जब तक आप उसको यूज़ करते रहेंगे वो तमाना रहेंगे, वो चलते रहेंगे। जो जोड़ है इंसानी, चाहे शोल्डर हो, हिप हो, उसकी खुराक ही मूवमेंट है। जब आप उसको मूव करते हैं तो उसके अंदर जो आप तो झिल्ली है कहते हैं कि चीज़ें टूट भी जाएं तो जी, आपको हिलते रहना चाहिए। करेक्ट। पहले ही होता था लत टूट गई है हुन पड़े रहो। अब मैं आपको एक नई टर्म आज बताने लगा हूँ, एक्सरसाइज मेडिसिन। पहले हमारे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम दवाई नहीं लिखते थे तो मरीज़ कहते थे डॉक्टर साहब आपने दवाई नहीं लिखी। अब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन करके लिखते हैं एक्सरसाइज मेडिसिन। अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, ये करनी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप एक्सरसाइज से भी आप चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज की 2 फ़ायदे हैं। एक, एक्सरसाइज से ज़हनी सेहत और अच्छा लगना 30% आपके अमराज वैसे ही ख़त्म कर देता है। वो कहते हैं अगर आपने ट्रैक सूट पहन लिया है और तैयारी कर ली है, उससे भी आपकी अच्छी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लिहाजा 100% मैं आपसे एग्री करूँगा कि इसको एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब फाइनली फ्रोजन शोल्डर का हल क्या है, इलाज क्या है? अगर तो इसके बारे में बड़ी रिसर्च हुई, अगर इसको ना कुछ करें तो 2-2, 3-3 साल ये चलता रहता है। तो अब इसका इलाज सबसे पहला ये है कि पेन किलर इसका इलाज नहीं है। हमने एक्सरसाइज की बात की तो एक्सरसाइज के लिए मुस्तनद फिजियोथेरापिस्ट, उसकी मदद ली जाती है। फिर भी अगर मरीज़ों को अफाका नहीं हुआ जाता तो हम इसमें इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें बड़ी मिथ है कि जी टीका नहीं लगवाना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी रिसर्च प्रूवन है। 1 से 2 टीका लगता है जिससे दर्द चली जाती है। और बहुत कम लोग हैं कि जिनका ना हो तो फिर हमारे पास अब आर्थ्रोस्कोपी है, कैमरा डाल के हम वो जल्दी रिलीज़ भी कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं दोबारा इस तरफ आना चाहूँगा, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं है, इसका इलाज एक्सरसाइज, फिजियोथेरापी और इंजेक्शन के अंदर मौजूद है।
तो डॉक्टर साहब एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे आज की गुफ्तगू के पॉइंट ऑफ व्यू से? पैगाम वही है कि अब सारा चीज़ प्रूव हो चुकी है कि आपको अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें आप रखते रहेंगे, नींद पूरी करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम रहेंगे, तो यकीन करेंगे ना सिर्फ ये कंधा या जिस्म की बीमारियां, ये भी प्रूव हो चुका है कि कैंसर तक से आप बच सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इंसानी हकूक़ की। हम बात करते हैं माँ के हक़ की, बाप के हक़ की, बच्चों के हक़ की, असातिज़ा के हकूक़ की, लेकिन कुछ बुनियादी हकूक़ हैं जो हर इंसान के हैं, हर लिविंग ह्यूमन बीइंग, अशरफुल मखलूक़ात इंसान के। सो ह्यूमन राइट्स क्या है और इस वक्त करंट गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एफर्ट्स कर रही है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही यंग और छोटे छोटे से ह्यूमंस आज हमारे साथ हैं जो ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे। उम्र में छोटे हैं लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे साथ अलीज़ा नकवी हैं जो ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन वी हैव शिज़ा कुरैशी विद अस, आप भी ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। दो बड़े प्यारे प्यारे से वकील हमारे साथ हैं। लेकिन जब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो यार ह्यूमन राइट्स क्या है? देखो, मैं आपको माँ के हकूक़ बता सकती हूँ, मैं आपको बाप के भी बता सकती हूँ, आपको बच्चों के भी हकूक़ बता सकती हूँ, मैं आपसे टीचर्स की भी बात कर सकती हूँ, वुकला के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं। बट बात यह है कि इंसान के क्या हकूक़ हैं। कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली कि भाई पाकिस्तान और ऐसे ममालिक में इंसानों के हकूक़ पे तो कोई तवज्जो ही नहीं देता। इधर इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, इनके कोई राइट्स नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। शायद बहुत अरसा पहले ये बात सच होगी लेकिन आज नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द बोर्ड एक क्या हैं और फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जी बेटे। जी, ओवरऑल हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तवज्जो की गई है, बहुत ज़्यादा कानून साजी की गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरे दुनिया में। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इसे लेटर कैचअप किया है मगर काफ़ी ज़्यादा कानून साजी हुई है इस पे, इंसान के बुनियादी हकूक़ पे। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो स्पेसिफिक एक्ट्स बने हैं ख़वातीन के लिहाज से, माइनॉरिटीज़ के लिहाज से, तो ये गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसके इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो कानून साजी इस पे हुई है। तो बुनियादी हकूक़ वो होते हैं कि जो इंसान के विदाउट फेल उनको मिलने चाहिए। राइट टू फेयर ट्रायल हो गया आपको हो गया जी जनाब इलीगल डिटेंशन में नहीं रखना आपको, ऐसे जितने भी ऐसे बुनियादी आपके हकूक़ है वो इंसान को मिलने चाहिए। तो क्या मिलते नहीं मिलते आगे बात करेंगे मगर इस पर कानून साजी तो ज़रूर हुई है। ह्यूमन राइट्स हैं क्या? देखिए, सबसे पहले हमने यही अंडरस्टैंड करना है कि ह्यूमन राइट्स है क्या। सो ह्यूमन राइट्स हमारे वो बुनियादी पैदाइशी हकूक़ हैं जो हर इंसान को बिला तफरीक हासिल हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, चाहे उसका कोई भी एथनिसिटी हो, हमने उसको वो बुनियादी हकूक़ देने हैं। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन हमारे आर्टिकल 8 to 28 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जहाँ तक बात रही कि एक जो नैरेटिव है पाकिस्तान का स्पेशली कि यहाँ पे तो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है या कोई राइट्स नहीं है, आई वुड एग्री विद यू कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम आई गेस वी आर इन अ मिड स्टेज टू वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेज। हम डेवलपिंग एक कंट्री है फर्स्ट स्टेज में। कभी भी बात करो ना आवाम से तो वो आपको कहोगे ऐथे ते इंसान दी कोई कदर ही नहीं है गई। नहीं ये इतनी ब्लैक एंड व्हाइट मरे किसी ने तो कोई टेंशन ही नहीं होती। एंड मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई इतना बुरा हाल तो अल्लाह माफ़ी दे कहीं भी मतलब खैर फ़लस्तीन और ऐसी जगहों पे जब हम मामलात देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरे हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे। हमें ये भी व्यूअर्स याद रखना है कि हम एक ऐसा मुल्क है जिसको बने इतना वक्त नहीं हुआ। 1947 में तो हम बने, उसके उस वक्त हमारे पास कख भी नहीं था। ज़ीरो से हमने अपने आप को एक सर्टन लेवल पे लाए हैं। तो जब हम मुकाबला लगाते हैं उन ममालिक से जो हज़ारों साल पहले डेवलप होके बन के सेट हो गए और उनके सिस्टम्स हो गए, तो ये ज़्यादती है। हमने भी अपनी स्पीड पे और अपनी पेस पे चलना है। हम अगर लेट चीज़ों में कैचअप करते हैं व्यूअर्स तो वो इसलिए क्योंकि हम अपनी पुरानी चीज़ों को अभी तक रिकवर कर रहे हैं। 100%। राइट टू लाइफ क्या है?
When you talk about right to life, तो it's जिंदगी simply- का हक क्या होता है? वो तो हम जी रहे हैं। तो ज़िंदगी का हक एक्चुअली जो इसको हम जब आउटलाइन करते हैं, इसे कहने के लिए तो लोग समझते हैं कि हाँ एवरीबडी हैज़ द राइट टू लिव, बट इसे काफ़ी तरीक़ों से अगर हम देखते हैं इसको वायलेट किया जाता है। हम देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस बॉन्डेड लेबर वर्कर्स है जिनका राइट टू लाइफ है वो ख़तरे में आता है बिकॉज दे आर वर्किंग इन डेंजरस कंडीशंस। बहुत ज़्यादा आपकी जो राइट टू लाइफ है उसको वायलेट करना बहुत ज़्यादा आसान जैसे होता है वो because- जो डंकी वाला जो पिछले दिनों बड़ा तमाशा बना था और अल्लाह Yes. का शुक्र है कि वो चीज़ हाईलाइट हुई, बिकॉज फिर हम जैसों ने भी फिर उस चीज़ को टेक अप किया और उस पर बात करनी शुरू की कि भाई आप कश्तियों में ठूस के लोगों को ठूस के लिटरली लेके जा रहे हैं जहाँ पे ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना कुछ है, और आप उनको लेके निकल जाते हैं। कश्तियाँ डूब जाती हैं पूरे मतलब पूरा वो जो टब्बर उस पे Casualties हो होता है वो जाती हैं। ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ये भी एक वायलेशन है। बट यार ह्यूमन राइट्स में और लीगल राइट्स में क्या फ़र्क है? देखिए, ह्यूमन राइट्स तो वो राइट्स हैं ना जो आपको बाय बर्थ आपको मिले हैं और वो हर इंसान के ऊपर सेम है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स, वो हर कंट्री ने जो डेजिग्नेट किए हुए होते हैं फॉर देयर मैसेज, हम उनको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो एट टाइम्स कई ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं जो कई कंट्रीज़ एज लीगल राइट्स उसको एक्नॉलेज नहीं करता। सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक फाइन लाइन बिटवीन अ ह्यूमन राइट एंड अ लीगल राइट। दिस इज़ दी सबसे आसान ज़बान में एक यही डिफरेंस है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें। पंजाब गवर्नमेंट इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। ऑब्वियसली व्यूअर्स बाकी प्रोविंसेस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ और पंजाब में हमें सुनने को मिलता है, और माशाल्लाह मरीम नवाज़ साहिबा जिस लेवल पे काम कर रही हैं, मतलब समझ नहीं आती कि मैडम सोती भी हैं, मतलब खाती हैं, कुछ ज़िंदगी में कर भी रही हैं हमारे। बिकॉज द पॉइंट इज़ इट्स शॉकिंग। और उनकी टीम कितनी ब्रिलियंट है, क्योंकि देखिए मैडम तो डेजिग्नेट करती हैं चीज़ें, हर चीज़ को पर्सनली ओवरसी करती हैं। उनकी टीम्स को देखें, मरियम औरन साहिबा को देखें। एक बात ज़रूर है कि जब ख़वातीन इन्वॉल्व हो जाती हैं ना, तो फिर वो पहलू भी देखती हैं जो शायद मर्द हज़रात मिस कर जाते हैं। I was about to add this. एंड आई वॉज Yes. नॉट गोइंग एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं मर्दों को बिल्कुल बुरा नहीं कह रही व्यूअर्स। ऑब्वियसली हम लोग नामुकम्मल है, मर्द औरत ट्रांसजेंडर, हम सारे जेंडर्स मिल के ही इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जब तक ख़वातीन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ट्रांसजेंडर्स की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हम सारे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में अब क्या चेंजेस आए हैं, तो उस पर बात करें। जो आपने पहले बात की थी सीएम साहिबा की, उन्होंने जिसे वो कहते कि जो वुमेन उनका पहलू जो लेकर आई हैं, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल रिप्रेजेंटेशन टू हैपन। क्यों? क्योंकि उनने सबसे पहले निकाली थी वो जो ऐप है अपनी सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि उनको पता था कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वुमेन फेस इन पाकिस्तान। एक तो ये इनिशिएटिव लिया गया। उससे पहले जो कानून साजी के लिहाज से मैं कुछ एक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। 2016 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस की एक वुमेन की एक्ट आई है। उसके अलावा 2018 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बाकायदा इन्होंने मुल्तान कानून साजी में किया है। सलमान सूफ़ी ने बनाया था वो जो उन्होंने सेंटर बनाया था ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल, ऐसे पंजाब में बहुत ज़्यादा वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स पाए जाते हैं क्योंकि उनको पता है दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जैसे आपने पहले कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स ग्लोबली कैसे और पाकिस्तान में कैसे, तो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स का जो एक फ्रेमवर्क है वो और है और उसकी नीड्स भी और हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अमेरिका में आपके पास राइट्स हैं या जो फ्रांस में राइट्स हैं आपके पास, दोज आर द राइट्स दैट योर पीपल नीड। देखिए ना, आप पाकिस्तान में अगर आपका मियाँ के साथ आपका ताल्लुक ठीक नहीं है, वो आप पे हाथ उठाता है, आप उसको छोड़ के जाना चाहते हो, अगर आप छोड़ भी देते हो तो आप अपने माँ बाप के घर जाते हो, वो आदमी माँ बाप के घर में घुस के उसको बेचारी लड़की का बुरकस निकाल के चला जाता है और कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि इवन लड़की के माँ बाप बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ये राय होती है कि भाई मियाँ है, उसका हक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये सोच बदलनी है कि भाई ये तो किसी का हक नहीं है कि कोई किसी पे हाथ उठाए। माँ बाप को हक नहीं है कि बच्चों पे हाथ उठाएं। मार नहीं प्यार कब से स्लोगन चलता आ रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा इसको। सो बात मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लॉज और चीज़ें तो आ रही हैं, बट माइंडसेट चेंज करने की माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और क्या क्या ऐसी एंड एडिंग टू व्हाट लाइजा हैज़ जस्ट मेंशन्ड, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस आपने जिक्र किया, उसका एक बहुत बेहतरीन कानून अभी पास हुआ है और उस पर हम प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी कोर्ट से ले सकते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर मुझे प्रोसीजर में लाइक एज अ पॉलिसी एडवाइज़र आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन इट्स अ वेरी गुड लॉ एंड विच इज़ अगेंस्ट आपके अपने इंटीमेट रिलेशंस में, आपका भाई बाप and even your husband, if they are violent against you, so you can
ऑब्टेन अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट दैम। फिर उसके बाद बच्चों के कानून पे बात करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमने बात की, बॉन्डेड लेबर की बात की, एंटी बैगरी एक्ट की बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कानून इस तरह के भी मौजूद हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप देखें 18 ईयर्स मैरिजेबल एज अभी हमने पंजाब में फेडरल में पास की, पहले ये यहाँ पे नहीं था। उसके बाद बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, हमने रेप के कानून को अमेंड किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आती हैं। एंड स्पेशली रिगार्डिंग टू वुमेन, हमारा साइबर क्राइम लॉ आप देखें, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑफ वुमेन ब्लैकमेलिंग। बट वही वाली बात है ना, जब तक एक स्यापा नहीं बना तब तक होश नहीं आई। देखिए, आई एम सॉरी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्यूअर्स। आई रिमेंबर कि अ फ्यू ईयर्स अगो, अगर 10-15 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, कि हमारी एक आर्टिस्ट है, उनकी एक ऐसी वीडियो निकली और वो पूरी दुनिया जहान में वायरल हो गई। अच्छा, जब तक उस चीज़ को कंट्रोल में लेके आए सब देख ही चुके थे। अब यही प्रॉब्लम उस बच्ची को, उस लड़की को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, वो मुल्क छोड़ के चली गई, वो रेफ्यूजी स्टेटस लेके इस मुल्क को ही छोड़ के चली गई। बहुत सारी लड़कियां कितनी अफसोस की बात है। फिर ये तो हम एक सेलिब्रिटी की बात करें, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं मतलब जिस तरह के मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में किसी के साथ कोई पसंद नापसंद वाला मामला हुआ, कोई नॉर्मल मतलब कोई वॉइस नोट्स और वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड कर लिया गया और उनको फिर उसके ख़ानदान और जानने वालों में रिलीज़ कर दिया। सो बात यह कि हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसमें दो बातें मैं बस करना चाहूँगी। एक तो ये कि जो आपने बात बिल्कुल की है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तो पाकिस्तान को जो है एक तरह से देखना चाहिए कि एआई के लिहाज से किस तरह वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि अगर आपने जो बात की अब तो एआई का भी थ्रेट आ चुका है इस चीज़ में। भाई मुझे किसी ने मेरी एक छोटी सी एआई की वीडियो बनाई जिसमें डांस कर रही हूँ, एमी ना क्यूट सी वो बना के भेजी और कहा कि मतलब आपको पता है ऑब्वियसली इस फील्ड से मॉर्निंग शो में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग आते हैं। तो एक बच्चा आया, उसका एआई से ताल्लुक था और वो उस पर काम कर रहा था। उसने कहा मैंने आपके लिए बड़ी क्यूट सी वीडियो बनाई, मैं भेजूँ आपको? मैंने कहा भेजो। खुदा की कसम पता ही नहीं चल रहा कि वो मैं हूँ कि नहीं। और वो वैसी क्यूट सी वीडियो जिसके अंदर वो ऐसे से करी, बट वो प्रॉपर बनी हुई है, बट वो मैंने नहीं किया। खैर, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अपने ह्यूमन राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और घर वालों को, देखिए सबसे पहली प्रोटेक्शन तो होम के अंदर होती है, उसके बाद बाहर होती है। तो ब्रेक के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। जी शेफ अनम। जी जुगनापी, कोरियन चिकन जो है वो रेडी हो गया है, साथ में जो अरेबियन राइस है वो भी रेडी है। मैंने दो तरह से सर्व कर दिया है, आप चाहें तो चिकन ऑन टॉप भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। वेलकम। देखिए, अब खाने की बात कर रहे हैं तो खाना, 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी इंसान का बुनियादी हक है। 2 वक्त की रोटी क्या, 1 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती। सो इंसान, अगर हमने लोगों को आगाही देनी है, जैसे कि आप ब्रेक में भी कह रहे थे लीजा, कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आवाज़ कैसे उठाओगे? और अवेयरनेस ज़ीरो है। मदर्स डे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, इंसानी हकूक़ क्या हैं पाकिस्तानी अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है। जी, सबसे पहले तो यह है कि एक तो हम देखेंगे इसको फ्रॉम एक सोसाइटी माशरती लेवल पे और एक घर के लेवल पे। देखिए, माशरे में मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 तरीके हैं इसके। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग की है, और इसमें इंक्लूड होती है निकाहनामे की ट्रेनिंग्स, आपने अपने निकाहनामे में क्या लिखना है, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ख़वातीन को बताया जाता है कि वो कौन कौन से शेल्टर होम्स में जा सकती है अगर उनको डेंजर, इमिनेंट डेंजर या थ्रेट है। इसके अलावा जो ये ऑन ग्राउंड सिचुएशंस की जो ट्रेनिंग है ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मगर उनको आगाही की नज़र से जो है थोड़ा सा इनको एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि जो छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं, छोटे छोटे कोड्स हैं, 1043 पे कॉल कर लिया पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को, इस तरह के जो कोड्स हैं ज़्यादा उनके पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि हर इंसान को पहुँचे। घर के लिहाज से मैं ज़रूर कहूँगी, हम सबको पता है कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होती है, हम उनको मिनिमम वेज से कम क्यों देते हैं? ये क्या इनका इंसानी हक नहीं है? तो हम जो अपने घर में कहते हैं, हम देखें यहाँ पर आके इंसानी हकूक़ के बारे में बात करना बहुत आसान है। आप अपने घर के अंदर भी देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। अपने हकूक़ तो आप पूरे कर लेते हैं लड़ मर के जैसे भी, लेकिन
जैसे कि आपने बड़ा खूबसूरत एग्जांपल दिया, घर में काम करने वाले जो आपके लोग हैं, अब देखें आप, मैं अगर कोई इंसान दफ्तर में नौकरी करता है, अगर वो बीमार होता है तो उसका मेडिकल कवर्ड होता है। जो इंसान आपके घर में काम कर रहा है वो बीमार होता है, आप उसको कहते हैं भी तुम छुट्टी कर लो, जाओ 3 दिन बाद आ जाना, उन 3 दिनों में आप उसकी सैलरी भी काटेंगे और आप उसकी ना तो इलाज के लिए उसको पैसे देंगे, ना ही उसका करते हैं लोग, बड़े लोग करते भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद लोगों की ये होती है कि आए हाय ये तो 2 हफ्ते के लिए बीमार हो रहा है, इसको फारिग करो, अगला बंदा रख लो, और भाई तुम्हारी तो हम इस महीने की तनख्वाह भी नहीं देंगे क्योंकि तुम आए नहीं। अगला बीमार था, किसी तकलीफ़ में था, कोई इशू था, ये भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना। यस, एंड एडिंग टू दैट, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी कि लीगल अवेयरनेस का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज़ मेरे पास लड़कियां आती हैं, दे आर एट PhD लेवल्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनकी लीगल अवेयरनेस और लीगल कॉन्सेप्ट्स इतने मैनिपुलेटिव हैं कि उनको घरों में पता नहीं क्या क्या बताया। वैसे दे डोंट इवन नो उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, लाइक प्री मैरिज, बेटा अगर बॉस फजूल बात करता है तुम्हारे हाँ, से तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आगे से ना आगे से बोलना, मत बोलो, बस थोड़ी किनारा कशी कर लो। भाई मैं क्यों किनारा कशी करूं? मैंने काम करना है, मैंने नौकरी करनी है, मैंने परफॉर्म करना है। अगर मैं बॉस से ही छुपती फिर रही होंगी या किसी दफ्तर के बंदे से छुपती फिर रही होंगी तो मैं काम कैसे करूंगी? और मर्द भी हरासा होते हैं, बिल्कुल ऐसे क्यों? लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, स्कूल पे क्यों नहीं। अच्छा, स्कूल की बात करें तो आपने वेप्स के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की थी। बिल्कुल, आई फाइल्ड तीसरी जमात के बच्चे भी जी वेप पी बिल्कुल, रहे आई हैं। फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन द लाहौर हाई कोर्ट के एटलीस्ट, क्योंकि कानून मौजूद था मगर वो उसके ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा था। सो आई वांटेड टू पुश, क्योंकि ये तो हम लोग इट्स अ नार्को टेररिज्म, मैं तो उसको हमेशा यही बोलती हूँ। आप, if you don't mind asking, do you have children? Yes. अच्छा, I have being a teen- mother yourself. Yes, being a mother, I was the first aggrieved person. I have teenager kids and they told me कि हमारे स्कूल में बच्चों के पास ग्रेड 3, ग्रेड 4 के पास वेप्स हैं और उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। और वो कहाँ से ले रहे हैं? वो शॉप से भी ले रहे हैं और वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और उनको वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया पूरे 3-1 महीने एंड देन आई फाइल्ड दिस पिटिशन एंड आई मेड श्योर। और माएँ ही आपके पीछे पड़ी, बिल्कुल, तो भाई तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? हम अपने बच्चे को इजाजत भाई दे रहे हो, वही वाली बात है, मोबाइल की अगर आपने बच्चों को इजाजत दी है तो स्कूल वाले तो मना करते हैं, तो फिर आप घरों पे ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वेप की हम नहीं इजाजत देते एज अ स्कूल। लेकिन स्टैंड लेने की बात है ना, वही वाली बात जो मैं आपसे अभी ब्रेक में डिस्कस कर रही थी, जिसके बारे में मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करती हूँ। शायद व्यूअर्स को ये बात बुरी लगे कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है व्यूअर्स, लेकिन हम ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट स्कूल्स बना लेते हैं और हमारे अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को सेपरेट स्कूल में डाल देते हैं। जिन बच्चों को लर्निंग के मसाइल होते हैं, पढ़ाई में उनको इश्यूज़ होते हैं, ऑटिस्टिक हो गए, अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं लेकिन पढ़ सकते हैं नॉर्मल स्कूल में, थोड़े से एफर्ट की बात होती है। करते क्या हैं कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को, अपने ट्रांसजेंडर बच्चे को स्कूल में नहीं डालते, वो किसी ऐसी जगह पे या होम स्कूलिंग करा लेते हैं कि बच्चा तंग होगा। मेरा पॉइंट ये है कि एक जनरेशन अगर अपने बच्चों को नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स में, जिसमें लड़के, जैसे कि मैं आप लोगों को ब्रेक में बता रही थी कि बेटा एक वक्त था जब लड़के और लड़कियां अलग स्कूलों में पढ़ते थे पाकिस्तान में, अब कोएड हो गया क्योंकि समझ आ गई है कि साथ चलना है हमने। तो जब तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर है तो फिर उस जेंडर के भी तो बच्चों को स्कूल में डालो। हमारे बच्चों को क्यों ट्रांसजेंडर एकदम से वो लगता है? क्योंकि उन्होंने देखे नहीं है, उनके साथ पढ़े नहीं है, उनके साथ बड़े नहीं हुए। अगर हमारे बच्चे भी ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ, या कोई बच्चा अगर डिफरेंटली एबल्ड है, व्हील चेयर में है, इन सब बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे तो बचपन के लेवल पे ही दिमाग, आई डोंट नो आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, आई टोटली एग्री, क्योंकि जब आप कहते हैं ना, जब आप सेग्रीगेट कर देते हैं, किसी को आप एलिनेट करके अदर कर देते हैं, तो फिर जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर भी जो एक कहते हैं ना कि ये तो हमारी तरह नहीं है, ये तो अलग किस्म के हैं, तो हम क्यों इनसे खेलें, क्यों इनसे बात करें, और ये वाली किसी के भी mentality घर में, being a mother, you know that you guys, I mean, can understand as human beings कि अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं टू बी अंडरस्टैंडिंग गुड सॉलिड ह्यूमन बीइंग्स जो अवेयर हैं, छोटी उम्र पे आप अगर उनको सही अवेयरनेस देंगे तो तभी कुछ होगा ना। हम उनको अलहदा कर देते हैं, जो चीज़ आपको ऑड लगेगी वो आप उसको घूरेंगे भी, उस पर आप कमेंट्स भी पास करेंगे। और व्यूअर्स, एक बात कहूँ, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन किसी के भी घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो सकता है, आपके घर में भी पैदा हो सकता है, मेरा भी कोई बच्चा ट्रांसजेंडर हो सकता था। एक बात। दूसरी बात, मेरे घर में भी कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड पैदा हो सकता था। अब मेरे बड़े बेटे हमजा को ADHD है, ही हैज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंस डिसऑर्डर, और उसको मॉडरेट टू हाई है, मुझे भी है। मुझे नहीं पता था बचपन में, सारी ज़िंदगी में तड़पी। अब मेरे बच्चे को है, मुझे पता है।
सो अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब हम क्रिएट करते हैं, और ज़रूरी है कि अपने ही बच्चों के साथ हो तो तब आपको हो। सो एंड में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी बेटे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी और जितने भी हैं, उनको थोड़ा सा बहादुरी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपने आगे लेके हक, देखें आपके लिए कोई घसीट के नहीं आएगा, आपको घसीटते हुए नहीं आएगा कि आप अपना हक जो है इसको जिताएं, अपना हक जो है इसको अपना जो हक है इसे एक्शन में लेकर आएँ, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे पता है ये जो मैं बात कर रही हूँ शायद हमारे व्यूअर्स को लगेगी कि देखिए आपके लिए तो बहुत आसान है कहना, आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ एट स्टेक देयर। मैं इस बात को समझती हूँ, मगर जब तक हम उस मशीनरी को हम चलाने की कोशिश नहीं करेंगे जो हमारे कानून है, तब तक जो है बातें आगे तक नहीं बढ़ेंगी। जी देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हमें सबसे पहले अपना मॉरल फैब्रिक बेहतर करने की ज़रूरत है। वी नीड टू ग्रो मोर एम्पथी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और चाहे रिगार्डलेस ऑफ, अभी तो हम सिर्फ बात करें जेंडर्स की, हम लोग जो माइनॉरिटीज़ के साथ करते हैं वो भी एक टॉपिक है, और उसके ऊपर बड़ी दफ़ा आपने प्रोग्राम पे बात बिल्कुल। की। तो ये क्लास में हमने अगर एक बच्चा क्रिश्चियन हो और उसका नाम मुख्तलिफ हो बाकियों से, या अगर हिंदू बच्चा हो या पारसी और आपको पता हो कि ये मुसलमान नहीं है, तो उस बच्चे के साथ भी अजीब रवैया होता है। बिल्कुल, मतलब फैमिली इवेंट्स पे नहीं लोग बुलाते, कि कहते हैं कि भाई वो क्या ईद पे आके करेगा, बच्चे यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास जितने भी कानून मौजूद हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम लोग बाहर निकल के उनके ऊपर ख़ुद बात नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी स्टेट को ब्लेम कर देंगे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अपने मुल्क को ब्लेम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू गेट आउट एंड यू हैव टू टेक थिंग्स इनटू योर हैंड्स। गवर्नमेंट, स्टेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है आपको प्रोटेक्ट करने की, बट आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड इन द एंड एज ह्यूमंस, लाइक आई एम अ लॉयर, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरा एक छोटा सा रिसर्च सेंटर प्रो बोनो क्लिनिक है, उसके अंदर मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं जितनी मैक्सिमम औरतों और बच्चों को या माइनॉरिटीज़ को फ्री लीगल एड दे सकूं, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। दैट इज़ हाउ आई एम इन्फोर्सिंग ह्यूमन राइट्स। तो यानी कि हर बंदा अपना हिस्सा डाले। अपना हिस्सा डाले। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पर्सनली, आज हम सबको अपने बच्चों के स्कूल्स में जाके, ये क्योंकि ये बात हुई है तो ये अब समथिंग आई एम गोइंग टू टेक अप ऑल्सो, हम सबको दो चीज़ों पे काम करना है। एक तो हमने कहना है कि भाई हर बंदे को स्कूल में आके पढ़ने का राइट होना चाहिए। आपने कहा राइट टू एजुकेशन, तो हर बंदे को इक्वल राइट है तालीम हासिल करने का, और एक अच्छी जगह पे। एक बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है बट ट्रांसजेंडर है, तो वो उसको एक अलहदा जगह पे डाला जा रहा है पढ़ने के लिए, क्यों? आप खुद सेपरेशन क्रिएट करें, एक बात। और दूसरी चीज़ जिस पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखें, बहुत से स्कूल्स में ना रैंप्स हैं बच्चों के लिए जो व्हील चेयर पे, और ना ही लिफ्ट्स का इंतज़ाम है। तो अगर हम स्कूल्स के लेवल पे इस चीज़ को क्रिएट करेंगे तो यही बच्चे कल को जब कंपनीज़ के सीईओज़ बनेंगे या अपने ऑफिसेज होंगे तो वो भी फिर इन चीज़ों के बारे में माइंडफुल होंगे। मेरे घर में लिफ्ट है, हर बंदा हमेशा मजाक करता है कि क्यों है, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो व्हील चेयर के अंदर है। कल को माँ बाप की एक सर्टन एज होती है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे पता है कि एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, घरों में मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक लकड़ी का रैंप तो बनाया जा सकता है ना, जो आपने सीढ़ी पे लगाया, कोई बंदा आपके घर के अंदर आया, आपने उस रैंप को हटा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े फ़र्क पैदा हो सकते हैं। बट कम से कम पब्लिक स्पेसेस, जिस तरह पीटीवी में ये सारी अरेंजमेंट्स हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग खुद बाहर निकल के एफर्ट्स करें। बराबरी जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द बराबरी क्रिएट होगी, और ये बच्चों के अंदर जब आप चीज़ क्रिएट करेंगे, यंग लोगों के अंदर 60-70% आपकी आवाम यूथ है, आप उनको सही तरीके से गाइड करके आगे लेके चले ताकि हम अपने मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जाएं। और कामयाबी मुल्क की सिर्फ पैसों से नहीं होती, सोच से होती है, मेंटालिटी से होती है, एक पर्सपेक्टिव से होती है। छोटी सी एक दिन की ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट गेस्ट का, एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।